जय हिंद बच्चों, कैसे हो। अभी अभी लक्ष्मीकांत सर का क्लास खत्म हो गया है और लक्ष्मीकांत सर ने तुमको एक अपग्रेडेशन किया होगा कि वो एक स्पेशल चैनल लॉन्च कर रहे हैं जो सिर्फ नीट के लिए होगा। मतलब कि सिर्फ नीट, उसके अलावा वहां पे कुछ भी चर्चाएं नहीं होंगी। इसका मतलब एक बैलेंस सीट बन रहा है आपके लिए, एक बैलेंस इक्वेशंस बनाया जा रहा है जहां से आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। चलो एक बार मैथमेटिकल टूल्स हम इस बार फिर से लेकर के आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में कलर थोड़ी लाइटिंग इश्यूज चल रही थी और वो लाइटिंग और साउंड भी ट्रैकली बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। तो इसके कारण मुझे लग रहा कि थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो वहां पे जो परेशानी हुई है उसको थोड़ा हम लोग जनरलाइज करके उसको खत्म करते हैं। और अभी मुझे एक बार बताइएगा कि आवाज की जो क्वालिटी है एंड ऑल द थिंग्स आर टू गुड। किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में हम उसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशनली आप कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, चलो मैथमेटिकल टूल्स पे आते हैं। आज पहला क्लास नहीं है, एक बार मैंने ये लिया है, फिर भी मैं बताऊंगा कि तुमको कि क्या है, कैसे पढ़ना होता है, उसके बारे में तुमको डिटेल में बात करेंगे। तो सवाल है कि अपने पास सवाल था कि कैलकुलस होता क्या है, ठीक है, और कैलकुलस के फंडे क्या है। तो फंडा वही है जिसमें हम दो लॉजिक पे बात करते हैं। कैलकुलस के पास दो दिल है। मैंने बोला था कि लास्ट टाइम भी कि कैलकुलस के पास दो दिल है, मतलब दो फ्लेवर है। दो फ्लेवर का मतलब एक फ्लेवर है जो डेरिवेटिव का है और दूसरा फ्लेवर है जो इंटीग्रल का है। और बच्चे भी डेरिवेटिव और इंटीग्रल में, जिसको डेरिवेटिव्स का मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत नए हो, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल बहुत कॉमन शब्द है कैलकुलस का। और इसी को पूरे क्लास 12th में 11th में पढ़ाया जाता है और बहुत सारी क्वेश्चंस यहीं से क्रिएशन होता है। और फिजिक्स में टूल्स का मतलब हो गया कि यू हैव द सम इक्विपमेंट। ये एक इक्विपमेंट है जहां से तुम फिजिक्स के सवालों के पेज को खोल सकते हो। तो यहाँ पे वही काम करना है, अपने को सवाल के पेज को खोलना है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग वेक्टर भी पढ़ते हैं और कैलकुलस भी पढ़ते हैं। तो कैलकुलस के में आप क्या पढ़ते हो, मैथमेटिकल चेंजेस की बात करते हो। जैसे कोई आपके पास बैंक में कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा डिक्रीज हो गया, तो आप बोलते हो कि इस बैंक के अंदर हमने इतना पैसा जमा किया है, इतना पैसा मैंने निकासी किया है। तो जैसे किसी बच्चे का ग्रोथ, वेट में चेंजेस हो जाना, हाइट में चेंजेस होना, और इन चेंजेस का जो कैलकुलेशंस किया जाता है, उस कैलकुलेशन में बहुत बड़ा रोल होता है कैलकुलस का। अब बात है कि डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे सवाल है कि भाई डेरिवेटिव्स का क्या फंडा है और डेरिवेटिव होता क्या है। कई जगह आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में पढ़ते होंगे, ठीक है, कोई वो डिफरेंट शब्द नहीं है। बट कैलकुलस में जो डेरिवेटिव है वो एक बार हम आपको बताते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज बदलता है बहुत तेजी से, मतलब हाउ फास्ट समथिंग चेंज। कोई चीज कितना तेजी से बदल रहा है, वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। जैसे ये डेरिवेटिव है तो हम बोलते हैं हाउ फास्ट समथिंग चेंज, कोई चीज कितना तेजी से बदल रहा है। और जहां पे हम इंटीग्रल्स की सवाल को डील करते हैं, तो वहां पे हम क्या बात करते हैं कि हम कितना स्टोर कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में कोई चीज के बदलाव की स्टडी करते हैं और कितना तेजी से वो बदलाव हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं। और जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इसका मतलब कि आप वहां पे ये पढ़ रहे हैं कि कोई चीज स्टोर कर रहे हैं। जैसे स्प्रिंग में आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, कैपेसिटर में आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जहां पे आप कोई स्टोरेज की बात कर रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली आप इंटीग्रल के व्यू से जाइएगा, मतलब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेशन का निकालिएगा, उस सवाल का इंटीग्रेशन निकालिएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स में आप ये पता करते हैं कोई चीज कितना तेजी से बदल रहा है। तो दो चीज तो पता चलेगी कि ये दोनों फ्लेवर अलग अलग हैं। एक जगह कोई बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, एक जगह बदलाव की बात नहीं हो रही है, एक जगह दूसरी जगह क्या बात हो रही है, कितना आप स्टोर कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये दो बेसिक चीजें पता चल गई आपको। किसी को कोई कमेंट बॉक्स में कुछ बोलना है तो आप बताइए, ठीक है। तो किन्हीं को भी कुछ चीजें सवाल करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल कर सकते हैं कि क्या और भी चीजें इसके बारे में मुझे जानना है या नहीं जानना है। अब नेक्स्टली आते हैं हम लोग कि इस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। टेल अस हाउ फास्ट समथिंग चेंज। तो कोई भी चेंज को पता करने के लिए हम जो बेसिक फंडा यूज करते हैं वो क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं उसका। तो दो तरह का रेट ऑफ चेंज होता है, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। बट एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या होता है, अपने पास दो पॉइंट पता होता है। इनिशियल, अपने पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पता होते हैं। तो जहां पे इनिशियल और फाइनल पता हो उस कैलकुलेशन में हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं। जहां इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात आ जाती है, इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की जब बात करोगे तो एक चीज क्लियर होना, एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हो तो तुम कहते हो कि वेलोसिटी, यदि कहीं पे बात करते हो तो वेलोसिटी इक्वल टू बोलते हो डिस्टेंस बाय टाइम। नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब कि यहां पे जो चेंज होगा बहुत फास्ट चेंजेस की बात हो रही है। यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात हो रही है। और यहां पे यदि वेलोसिटी को तुम पढ़े होगे तो वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े होगे, dx बाय dt। मतलब तुम अपने पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब एक और चीज होता है कि आपको रेट ऑफ चेंज का मतलब आपको दो चीजें समझ में थे, आपका बदलाव किसके तुलना में हो रहा है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और डेरिवेटिव कहाँ लगाते हैं भाई, जहां पे आपके सवाल में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछा जाए। ये क्लियर विजन होना चाहिए। यहीं पे लोग फंसते हैं कि कहाँ पे मुझे दो पॉइंट के कैलकुलेशंस करनी है। जहां पे दो पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे वहां पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। जहां किसी स्पेशल पॉइंट पे जाके बोले टाइम एट 5 सेकेंड आप कोई कैलकुलेशन कीजिए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो दो चीजें तो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए आज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं कि हम अब क्या करते हैं ना कि ये तो डेरिवेटिव का थीम था। अब थीम समझ में आ गया तो क्या करेंगे, हमको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला के ही हिसाब से हमें चलना है। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके बारे में थोड़ा एक बार बात करेंगे हम लोग आपके साथ। तो देखो, आप यदि साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, cos x, ठीक है। यदि हम cos को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, sin x। यदि आप tan का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, sec स्क्वायर x। यदि आप cot x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cosec माइनस cosec स्क्वायर x हो रहा है। sec x का कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, sec x इंटू tan x। और यदि आप cosec x का कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, cosec x इंटू cot x, और साइन क्या हो रहा है, निगेटिव, ठीक है। तो नॉर्मली एक बार जनरलाइज करके फिर से बोलते हैं, साइन को यदि आपको डिफरेंशिएट करना है तो आंसर क्या होना चाहिए, cos x होना चाहिए। cos को यदि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, माइनस साइन x होना चाहिए। tan का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, sec स्क्वायर होना चाहिए, x होना चाहिए। cot का क्या होना चाहिए, cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x होगा। sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x। और cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये फॉर्मूला थोड़ा आपको रटना चाहिए, रट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ उसको नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम नीट एस्पिरेंट हैं, यदि हम जेईई एस्पिरेंट होते तो हम अपनी सोच अलग रखते, अप्रोच भी अलग करते। अभी अपने को सिर्फ फार्मूला याद रखनी है, ठीक है। अब ये फार्मूलाज को थोड़ा दूसरे वैल्यूज के साथ जाए। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। कई किताबों में log e पे पावर x लिखा रहता है, फिर भी आंसर 1/x ही होता है। तो log x का क्या होगा, 1/x हो जाएगा। कोई एक्सपोनेंशियल्स की बात कर दें, जैसे ex हो जाएगा, तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
e पे पावर x ही हो जाएगा, मतलब सेम वैल्यू देगा, वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये एक फार्मूला जिसको तुमको याद करना चाहिए, ये फार्मूला यदि याद है तो तुम्हारी सारी कैलकुलेशंस जो होगी वो सही हो जाएगी। तो ये फार्मूला तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम आते हैं कि इसके वर्किंग रूल क्या है, क्योंकि वर्किंग रूल्स आने चाहिए, क्योंकि वर्किंग रूल नहीं आ रहा है तो आपकी सवालें नहीं बनेंगी। तो चले वर्किंग रूल पे आते हैं। यदि आप वर्किंग रूल की बात कर रहे हो तो नॉर्मली आकर के बात करते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमें ये जानना हो कि यहां कहा जा रहा है, यदि आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आंसर की क्या है, हमारा 0 है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं वार्म अप करेंगे, डी इंटू डी एक्स, और कांस्टेंट का मतलब कि हम 2024 लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक कांस्टेंट टर्म है, इसका यदि हमको डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, यदि हम कांस्टेंट ऐसा ले लेते हैं कि d इंटू डी एक्स, और कांस्टेंट का डिजिट होता 7 का डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता, 0 होता। तो ये चीजें पता होना चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब रहा कि एक क्वेश्चन है कि यदि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, मतलब कुछ टर्म्स लिखा हुआ है 4x3, जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि y इक्वल टू 4x3 या x², जो भी चीज डाला हो, तो रूल कहता है कि कांस्टेंट बाहर होगा, रूल कह रहा है कि कांस्टेंट बाहर होगा, और x² या जो भी आपका वेरिएबल टर्म्स होगा उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो यदि यहाँ पे मुझसे पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, d इंटू 4x² और dx, ठीक है। बट आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, d इंटू डी एक्स और x पे पावर n यदि होगा तो क्या हो जाएगा, n x n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, की फॉर्मूला है, ठीक है। तो यदि x पे पावर n है तो यहां पे x पे पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो मेरे को रूल क्या कह रहा है कि कांस्टेंट को भैया बाहर कीजिए, तो ठीक है, अपन कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, और डी x² dx, ठीक है। अभी क्या फॉर्मूला है कि n के टर्म में जो भी रहेगा वो बाहर आएगा, तो ठीक है, बाहर ले आते हैं, तो बाहर लाते हैं तो क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। अब यहां पे 2 है, ठीक है, तो इंटू 2 लिख दिए, x है तो x है, और 2 -1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, x पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से कह रहा है कि कांस्टेंट को बाहर कीजिए और जो भी वेरिएबल हो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। रूल के हिसाब से कांस्टेंट बाहर होना चाहिए और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए आपको एग्जांपल्स होंगे तो मैं बताते चलूंगा। यदि कोई सीरीज में है कि u प्लस v में है तो क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। हम आते हैं कि आपको एक स्लाइड पे और भी कुछ क्वेश्चन का वार्म अप कराते हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा तो थोड़ा और क्लियर मिलेगा आपको विजन। अब यहाँ पे आते हैं और कुछ फार्मूलाज को हम एक बार रिलेट करके बताते हैं कि कैसे होगा। अब देखो, अपने पास लिखा हुआ है y इक्वल टू 4x², फिर से ध्यान देना। तो सबसे पहले मेरे को एक फॉर्मूला जो रटना है वो ये रटना है, dx इंटू एक्स पे पावर n। तो क्या होता है भाई, n x n-1। यदि क्वेश्चन हो कि y इक्वल टू x², सवाल ये हो फाइंड dy बाई डी एक्स, सवाल ये हो, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, dy बाई डी एक्स, बहुत खूब, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डी x² डिवाइड बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे,
रूल के हिसाब से n बाहर होता है, तो यहाँ पे क्या बाहर आएगा, यहाँ पे बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, क्या आएगा बाहर, 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। x 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2x। फिर एक प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। आवाज एंड ऑल द थिंग्स, क्योंकि एक बार मेरे साथ शायद कम्युनिकेशनली वो इशू आया था कि मेरी साउंड्स बहुत अच्छी नहीं थी, आवाज थोड़ी सी दब रही थी। तो ठीक है, कुछ और भी काम करते हैं। जैसे हम एक काम करें, y इज इक्वल टू, नॉर्मल बात करते हैं और यहाँ पे रूट x लिखते हैं, क्योंकि रूट को टर्म्स देखते देरी थोड़ा सा लगता है कि शायद परेशान हो सकते हैं। तो रूट को पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, x और 1/2। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, तो dy/dx फाइंड करना है अपने को। तो अपने को पावर रूल्स पता होना चाहिए, पावर के कैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx, dx पे पावर 1/2 dx। रूल के हिसाब से कौन बाहर आएगा, तो 1/2 बाहर आएगा, सही है ना। फिर क्या होगा, 1/2 जब बाहर आया, तो 1/2 बाहर आया, यहां पे फोकस करते हैं। फिर क्या आएगा, x वाला टर्म आएगा, तो टर्म्स को लिख दीजिए। फिर क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है। अब इसी सवाल में थोड़ा परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन क्या लाते हैं वो देखिए जरा सा, कि हम एक कहानी स्टोरी में बदलते हैं। हम लिखते हैं कि y इक्वल टू, मेरा कंडीशन है 4x पे पावर 3, ठीक है। और ये एग्जांपल शायद हम बता रहे थे कि 4y² वाली बताए थे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप इस स्क्वायर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, x² ही लीजिए। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वो वाला रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, d इंटू डी एक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट को बाहर करोगे और du/dx लिखोगे। तो अभी 4 वाला जो डिजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपका कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, dy/dx करोगे, d 4x² और dx करोगे। अब आपको वो रूल्स पता होना चाहिए कि कौन सा रूल यूज करना है भाई। तो अपने को रूल के हिसाब से 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर होगा। किसी को कुछ पूछना होगा तो हम लगातार लाइव में ही है, तो कुछ पूछना हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है, कोई नहीं। थैंक्स। सीवी, बहुत फैंसी नाम है, ऑल इन ऑल। तो ये कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं x² का, ठीक है। डिफरेंशिएशन जैसे निकालते हैं, x² का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, क्योंकि पावर में 2 माइनस यदि 1 करें तो ये क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल सवाल हैं, सिंपल सिंपल हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो अपने को क्लियर हो गया। अभी हम एक और पार्ट पे आते हैं कि यदि हमारे पास ऐसा कंडीशन होता है कि d इंटू डी एक्स, वर्किंग रूल ही है u प्लस v, तो हम क्या लिखते हैं, du/dx प्लस dv/dx। जैसे आपके पास एक सवाल दिया, y इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 7, ऐसा एक सवाल दिया है, ठीक है ना। u v w v टर्म्स आ सकते हैं, तो इस तरह से एक सवाल जनरलाइज करके दिया है, ठीक है। तो चले, सवाल ये है, अब सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि dy/dx लिखेंगे, बहुत खूब बहुत खूब, dy/dx लिखें। फिर हम क्या लिखेंगे, d पूरे टर्म्स को लिख देते हैं, 4x² प्लस 2x प्लस 7 और dx, ठीक है। अब हम चुन चुन करके कांस्टेंट को बाहर करेंगे। यदि स्टेप बाय स्टेप करना हो तो हम ऐसे करेंगे, तुम बच्चे हो तो ऐसे करो, 4x² dx प्लस d
2x dx प्लस 7 ये समझ लेना कि ये वाला तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 होगा, तो वहां से ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम। तो अभी क्या होगा कि 4 बाहर आ जाएगा, फिर हम क्या स्टेप करेंगे, एक्स स्क्वायर dx, फिर 2 है कांस्टेंट है बाहर है, फिर dx, और तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो 0 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं मन है तो मत लिखिए, जैसा आपका चॉइस है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा तो लिख ही लो, एकदम बच्चा वाला ही काम ही कर लेते हैं। अब ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, इनटू 2x, 2 - 1 का मतलब 1, और dx बाई dx कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8x प्लस 2। थोड़ा चेक करना हो तो थोड़ा सा ऐसा भी यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। ये तुमको लग रहा है कि कुछ चेक करना है तो 4 को इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8x हो जाएगा, पावर में एक वैल्यू हटा लेना, और 2 का क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है जो हम लोग इतना कैलकुलेट करके निकालें। तो तुम 3-4 क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करना तो शायद तुम्हारे लिए इजी एनालिसिस हो जाएगा, यहाँ पे तुमको ज्यादा एनालिसिस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एनीथिंग मोर एल्स, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ यार, एक बार बता ही दो कुछ पूछना हो तो, क्योंकि बहुत कूल माइंड से मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत वो नहीं होता हूँ कि हड़बड़ा के या कुछ ऐसा हो करके पढ़ा दूं, मैं बहुत सिंपल और इजी मेथड्स यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ। ठीक है, फिर से वापस मैं आता हूँ, इसी स्लाइड पे आता हूँ, इसी स्लाइड पे आता हूँ। ठीक है, अब हम फिर से एक बार पेन ले लें। ठीक है, अब रहा कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन किया है ऐसा है कि d इंटू डी एक्स है। ठीक है, और u इंटू वी के टर्म में है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम u को बाहर करते हैं, तो u को बाहर कीजिए और dv बाई डी एक्स लिखिए, बहुत खूब, प्लस इस बार v को बाहर करिए और क्या लिखिए, du बाई डी एक्स लिखिए। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। ठीक है, x इंटू साइन एक्स एक सवाल मैंने किया। ठीक है, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, आपके पास ये सवाल है, इसका मतलब कि ये वाला जो टर्म है वो u है और ये वाला जो टर्म है वो क्या है, v है। u और v में आप बांट लीजिएगा, पहला बात। दूसरा कि इसको इसमें फाइंड करना क्या है, तो फाइंड करना है आपको dy बाई dx फाइंड करना है, पहला बात क्लियर कर ले, फाइंड dy बाई dx। तो फिर से हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से चलते हैं। तो रूल कहता है कि मुझे फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx लिख लीजिए, बहुत खूब बहुत खूब। आप एक एक चीज को इजिली लिखिए, मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है बट उसको लिखना आना चाहिए, उसके स्टेप्स पता होने चाहिए। आपको जब एक बार स्टेप पता है ना तो फिर शायद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम ये काम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, मतलब हम पहले कहते हैं कि u वाला टर्म बाहर होगा, मेरे रूल के हिसाब से कौन बाहर हो रहा है, u वाला टर्म बाहर हो रहा है, तो हम u को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट करते हैं साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है। ठीक है, फिर इस बार साइन को बाहर कर लेते हैं, साइन को बाहर करते हैं और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स कहते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए कि कॉस एक्स होता है, ये थोड़ा सा याद रहेगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा फाइट नहीं आने वाला है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस प्लस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आप यही यूज कीजिएगा ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो अब तो पता चला है कि n के जगह कौन है, 2 है, तो इंटू 2x। ठीक है, ये इंटू का साइन है। ठीक है,
दैट्स की थोड़ा आपको लग रहा हो तो ऐसा रख लीजिए, इस तरह से पॉइंट ही दे दीजिए तो थोड़ा बहुत परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। अब आप इस सवाल को देखिए कि आपको सिर्फ फॉर्मूला पता हो तो इस सवाल को बनाने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे मैं एक और सवाल वर्क अराउंड कर लेता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ये याद होना चाहिए। अभी आप फिर से क्या करोगे, dy बाई dx निकालोगे, एक्स स्क्वायर को बाहर करोगे, tan x को डिफरेंशिएट करोगे, बहुत खूब, फिर प्लस का साइन दोगे। अब एक बार tan को कर लियो तो फिर tan को ही बाहर करना होगा, तो tan x को बाहर करोगे और dx स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो जैसे जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, यदि आप फॉर्मूला पे जाकर देखो, एक बार ये फॉर्मूला लिस्ट देख लो, फॉर्मूला लिस्ट देखो, तो ये फॉर्मूला लिस्ट था। अब देखो तुम्हारे पास tan का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो ये चीजें तुमको थोड़ा जनरलाइज आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं और पॉसिबिलिटीज क्या है अपने पास, तो ये चीजें तो आपको क्लियर विजन मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और आगे आते हैं एक बार, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी इसने कैपिटल में लिखा है, आप ऐसा समझना वी स्क्वायर ही है, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत करना, ये वाला ही भी है वो, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि y इक्वल टू यू डिवाइड बाई वी कहीं पे, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो फिर हम क्या लिखेंगे, डी यू बाई वी इंटू डी एक्स, यही लिखेंगे ना, यही लिखेंगे, यही लिखा भी हुआ। अब इसमें कहता क्या है रूल, ये जानिए, v को बाहर कीजिए, v को बाहर कीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, और फिर निगेटिव का साइन यूज कीजिए, फिर v जो था आपका बाहर था, u डिफरेंशिएट हुआ, अब की बार u क्या होगा, बाहर आएगा, और डिफरेंशिएट क्या होगा, v होगा, और डिवाइड बाई क्या होगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको रट जाओ। अब सवाल बनाते हैं, यदि y इक्वल टू लिखा है साइन x बाई एक्स, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला टर्म u है और ये वाला टर्म क्या है भाई, v है। क्लियर है, यहां तक तो कुछ जीवन में कुछ तनाव नहीं आना चाहिए। किसी को तनाव है तो बताइए जरा, तनाव है तो बताइए जरा, किसी को कोई भी तनाव नहीं है, ठीक है, तनाव नहीं है तो अच्छी बात है। अब आप क्या करने वाले हैं, सेम वही प्रोसेस करते हैं। मुझे क्या करना है भाई, तो मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक है। कॉमन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जब भी आप कॉमन स्ट्रेटेजी लाइफ में बनाते हो तो यू हैव टू क्लियर द क्वेश्चंस, दैट टाइम यू आर नॉट फेसिंग द टू मच प्रॉब्लम, ठीक है। तो y लिख देते हैं, ठीक है, और dy बाई dx ही लिखते हैं अच्छे से। अब रूल कह रहा है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये v है, तो v बाहर आएगा, तो v कौन है भैया, v है आपका x है, तो x वाला टर्म जो होगा वो बाहर आएगा, ठीक है, बहुत खूब। डिफरेंशिएट कर लीजिए साइन x का dx, फिर निगेटिव का साइन यूज कीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि साइन को आपको बाहर करना पड़ेगा, साइन वाला जो टर्म होगा वो बाहर आएगा, तो साइन एक्स को क्या करते हैं हम लोग, बाहर करते हैं, तो साइन एक्स को बाहर करते हैं और dx बाई dx लिखते हैं, डिवाइड बाई वी स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आप जनरलाइज कीजिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो रट जाइए उस चीज को। तो यहाँ पे एक्स एक्स लिखिए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं आएगा। जैसे आपको एक सवाल देते हैं, कभी आंसर करके बताइए कि y इक्वल टू 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, और इसको में आपको फाइंड करना है dy बाई dx क्या होगा। तो ये सवाल एक हम आपको वार्म अप के लिए देते हैं, आप जा करके घर पे ट्राई कीजिएगा, सेम रूल्स कीजिएगा कि इसको मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, u मानिएगा, और इसको क्या मानिएगा, v मानिएगा। दूसरा चीज इसमें जरूरत क्या पड़ेगा कि यदि आपको डिफरेंशिएट करना है tan x को x के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, sec स्क्वायर x है। तो ये आपका हिंट है, ये आपको हिंट दे दिए कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x है। तो इस सवाल को आप जनरलाइज करके बना सकते हैं, u इंटू वी के टर्म्स का जो भी टर्मोलॉजी होगा उसको हम लोग फाइनलाइज करके डील आउट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें को यदि हम कंपाइल कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, तो हम लोग को फिजिक्स समझ में आएगा। यहाँ पे फिजिक्स अटकने वाली बात नहीं आती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कुछ चेन रूल होता है, चेन रूल्स को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं यदि तुमको थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट पता हो जाए तो। अभी चेन रूल्स में कहते हैं क्या है, यहाँ थोड़ा पेन, यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का शायद करेक्शंस भी था, मैंने चेक किया था, जिस डिजाइनर ने मेरा काम कर रखा है। dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी यू है, और du बाई डी एक्स। देखो यार यहाँ पे क्या है ना कि मैंने चेन रूल्स के बारे में बात करते हैं, चेन रूल्स का मतलब कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंडा क्या है वो एक बार समझ लेते हैं, फंडा का डंडा क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा लॉजिकल है यार, dy बाई डी एक्स लिखे हैं और हम लोग लिख रहे हैं कि dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मैं एक सवाल तुमको बताऊं तो शायद ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो हमारे पास ट्रू क्वेश्चंस है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। सवाल है कि y इक्वल टू साइन एस क्यू, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है वो देखिए आप, यहां पे करना क्या है, यहां पे भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड dy बाई डी एक्स। आजकल यूट्यूब पे लोग पढ़ा तो रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा लोग पढ़ाते हैं, बट पता नहीं शोर बहुत मचा रहे हैं, पता नहीं शोर का मतलब क्या है। एक अच्छा कलाकार फिल्म बनाता है तो वो बहुत संयमित होकर के अपनी फिल्म को बनाता है, इसी तरह बहुत आप संयमित होकर जब पढ़िएगा ना तो आप बहुत अच्छा किरदार निभाइएगा, तो उस किरदार के साथ अपने को चलना है। तो चले हम इसको बनाने के लिए जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले लिस्ट वाइजेस यदि आप आ करके देखें, यदि ये फॉर्मूला देखें यहाँ पे, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यदि ये फंडा आपके साथ क्लियर है तो हम आते हैं उसी स्लाइड पे जहां पे हम जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे आते हैं कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका काम बनेगा ये हमेशा। तो मेरा सवाल क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू, ये मेरा सवाल था, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, तो सवाल को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमें सवाल क्या निकालना है भाई, फाइंड dy बाई डी एक्स। जो भी नीट एस्पिरेंट्स होंगे वो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत कंट्रोल में पढ़ा रहे हैं कि जिस कंट्रोल को खो देता है लोग, इस पे कई सारे क्वेश्चंस कराने लगते हैं, 30 मार बनने लगते हैं, और पता चला कि बच्चा समझ में नहीं आया। यार साइंस अपनी लॉजिक से चलती है, मैथमेटिक्स अपनी लॉजिक से चलती है। चलो बात करते हैं, इस पे ज्यादा मुद्दा नहीं छेड़ेंगे। dy बाई डी एक्स निकालना है, चलो तो d साइन एक्स क्यू। अब देखो हम डिफरेंशिएट
कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में किए हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब इसको काटोगे, इस दोनों को काटो तो फिर dy बाई डी एक्स ही दिखेगा। यही फंडा होता है चेन रूल का। अब साइन का मतलब क्या हो जाएगा यार, साइन का हो जाएगा कॉस। कॉस हो गया, ये साइन का क्या होता है कॉस, यहां क्या हो जाएगा एस क्यू, और यहां क्या हो जाएगा इंटू, या तो इंटू लिख लीजिए आप, फिर क्या लिखोगे 3x²। तो इसको फॉर्मेटिंग समझ लो यार, इसमें क्या किए हैं। देखो कि ये वाला टर्म्स कैंसल आउट होगा, और वो ये यदि इसके साथ है तो इसके साथ उसको डिफरेंशिएट करना होगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा एरर आ जाएगा। एक और सवाल हो सकता है कि इसके साथ और भी हम सवाल डिजाइन कर सकते हैं। क्या नया डिजाइन करें, सवाल डिजाइन करना है, ठीक है कुछ कर लेते हैं। हम एक सवाल कहते हैं कि y इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स। अब ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को यदि सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स डी साइन कॉस एक्स, फिर किसके रिस्पेक्ट में करना होगा बताओ भाई, cos x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब साइन का क्या होता है, साइन का सर जी, साइन का क्या होता है बताइए जी, साइन का cos होता है, तो सर cos लिखिए cos, और क्या हो जाएगा cosec x, और क्या बचेगा, इस cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो आप ऐसा लिख लेना यार माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि साइन का यदि कॉस हो रहा है तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक बार चेक कर लेना कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि साइन यदि आप कह रहे हैं कि d इंटू डी एक्स और आपका है साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, तो d इंटू डी एक्स। अब वहां पे क्या है cos x है, तो cos x का क्या होना चाहिए माइनस साइन एक्स होना चाहिए। तो ये चेक कर लीजिएगा, कभी कभी निगेटिव्स में कहीं भी कोई भी आदमी गलतियां कर बैठता है, बट नहीं होना चाहिए गलती, एज ए सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए वार्म अप हैं, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी सारे लोग फंसते हैं और वो जनरलाइज नहीं कर पाते कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको तो एक दो चीजें एकदम क्लियर विजन में पता चलना चाहिए कि मेरे सवाल क्या थे। तो ये सवाल थे आपके साथ, सेकंड सवाल क्या था, ये सवाल था। इसमें हमने क्या किया, ये साइन और यहाँ पे एक्स कुछ नहीं था, तो ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी एक्स क्यू थी, यहाँ पे ये किस टर्म्स में लिखा हुआ था cos x के टर्म में लिखा हुआ था। तो हम किसके साथ काम किए cos x के साथ काम किए, फिर cos x को डिफरेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, और फाइनल आई गॉट द रिजल्ट की अब क्या रिजल्ट आया, तो ये एक रिजल्ट आया cos, ठीक है, इंटू का साइन है यहाँ पे, और क्या आ रहा है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स क्यों यूज कर रहे हैं वो भी एक बार देखिएगा, क्योंकि आपके पास यदि फॉर्मूला का लिस्ट होगा तो आप देखिएगा कि ये तो सही है cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और ये कहां पे जाके देखोगे तो इस लिस्ट को जाकर के खोलना। अब तुम देख लो कि cos का क्या आंसर है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स तुम्हारा आंसर होगा। तो ये छोटी छोटी फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बंदे, नहीं रखोगे तो तुम फंसोगे। अब आते हैं थोड़ा सा सवाल जिसमें लैंग्वेज लिखा हो, और जहां पे लैंग्वेज लिखा होता है वहां पे एक डरावना सपनों की रानी आती है, और वो सपनों की रानी जो होती है ना वो ओझल हो जाती है। अब ये ओझल ना हो इसलिए ये सवाल बनाते हैं। लास्ट टाइम में भी हमने वीडियो बनाया था और इस सवाल का डिस्कशन किया था, और इस सवाल के डिस्कशंस के टाइम में हमारा साउंड जो था ना वो थोड़ा लैक कर गया। तो वो साउंड जो लैक किया उसके कारण थोड़ी वही परेशानी फेस कर रहे थे,
चलो कोई नहीं, अभी हम उस परेशानी को रिजॉल्व करते हैं और इस सवाल को समझते हैं और कैसे सवाल पढ़े जाते हैं वो भी एक बार सीखते हैं। वर्मा सर ने एक वीडियो बनाया है, उसमें सवाल पढ़ना सिखाए हैं वो, और मुझे बहुत प्यारा सा वीडियो लगा उनका, उसमें बहुत सारे एनालिसिस थे उनके। तो थैंक्स फॉर वर्मा सर, आपने इतने अच्छे वीडियोज जेईई एडवांस के लिए बनाए हैं, तो दैट्स हैट्स ऑफ यू सर। कहता है इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, मतलब कहता है कि एक सर्किल है, उस सर्किल का रेडियस इंक्रीज हुआ है एक कांस्टेंट रेट से। भैया क्या इंक्रीज हुआ है? रेडियस इंक्रीज हुआ है और कांस्टेंट रेट से हुआ है, और रेट जो दिया है वो 2 फीट पर सेकेंड दिया है। इसका मतलब कि ये सवाल कह रहा है कि जो डी आर बाई डी टी है, वह जो सवाल में दिया है वो दिया है 2 फीट पर सेकेंड। ठीक है, पहला गिवन वैल्यू है। फिर आगे जाते हैं, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स एरिया। अब उसकी एरिया में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है, और उस सवाल का रेडियस जो गिवन वैल्यू है, गिवन रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 फीट दिया हुआ है। ये गिवन डाटा है अपने पास, और आपको क्या फाइंड करना है? एरिया का इंक्रीमेंट पता करना है, मतलब डीए बाई डी टी चाहिए आपको। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया, मतलब यहां पे भी डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। दो तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाता है। अब आप सवाल को देखो, आप रेट ऑफ चेंज पता करने जाओगे तो कैलकुलस के किस टर्मोलॉजी को यूज करोगे? डेरिवेटिव टर्मोलॉजी को यूज करोगे, आप डिफरेंशिएशंस लगाओगे। यहां भी मुझे डिफरेंशिएशन ही करना है। तो बच्चों को यह भी प्रॉब्लम है किस सवाल में डिफरेंशिएशन लगाते हैं या किस सवाल में नहीं लगाते हैं। नीट के जितने भी बच्चे होंगे ये सवाल बहुत होगा उनके अंदर। आज वो सवाल मैं यहां क्लियर कर रहा हूं कि कहां पे डिफरेंशिएशन लगाया जाता है और कहां पे नहीं लगाया जाता है। तो भाई आज समझ लेना कि रेट ऑफ चेंज जब भी बात हो जाएगी तो अपने को क्या लगाना है? डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अब आइए एरिया पता करना। अरे सर्किल का भाई एरिया क्या होता है? कोई भी बता देगा भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम कहते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। बहुत अच्छा, तो डी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी आर, और फिर क्या होगा? डी आर बाई डी टी। बहुत अच्छा, फिर से वो चेन वाला फंडा है, फिर से ये ट्रिक है, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, तभी वो चेन वाला फंडा आएगा। ठीक है, अब देख यार, तू पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर कर ले, डी आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? तो पाई तो बाहर आ गया, इनटू इनटू आर का क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब समझ लो कि 2 पाई, तो 2 पाई, पाई तो छोड़ दो, अब आर जो है तुमको दिया हुआ है, गिवन है, इट इज द रेडियस इज गिवन। सम जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं कि देखो, एक तो ये तुमको दिया हुआ है सवाल में, रेडियस दिया हुआ है सवाल में, तो ये तुम्हारे पास गिवन वैल्यू ये है, तुम्हारे पास दिया हुआ है, रेड लाइन से बॉर्डर करते ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना तो तुम करके मुझे आंसर फाइनल करके कमेंट बॉक्स में बताना कि हमने क्या आंसर किया है। ठीक है, चलो बहुत खूब। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द बोल्ट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड इट्स एरिया इज गिवन। सर्टेन इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास की एरिया गिवन है,
तो एरिया क्या गिवन दिया हुआ है भाई? एरिया इज गिवन 3t² प्लस 4, सॉरी 7 इज देयर, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 7, तो 7 है। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। मैंने बोला था कि इंस्टैंटेनियस रेट, एक स्पेशल टाइम कैलकुलेशन बोला जा रहा है कि टाइम 5 सेकेंड्स में